गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, भारत की राज व्यवस्था में सबसे पहला जो हमने हमारा टॉपिक शुरू किया था वो शुरू किया था भारतीय संविधान। ओके, तो भारतीय संविधान में हमने देखा था कि बहुत सारे टॉपिक आपके संविधान से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, जिसमें संविधान का निर्माण भी शामिल है, संविधान की विशेषताएं भी शामिल है, प्रस्तावना भी शामिल है, मूल अधिकार भी शामिल है। तो हमने सबसे पहला हमारे टॉपिक का सब टॉपिक कौन सा लिया था, वो लिया था मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मूल अधिकारों की। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि वो अधिकार जो भारतीय नागरिक का चहुमुखी विकास करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? सबसे पहली चीज तो कि भाग 3 में आता है। ठीक है, दूसरी चीज कि न्यायोचित है, न्याय मांगने के योग्य है, वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य का मतलब क्या है कि आप जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। तीसरी चीज हमने देखी थी कि सर्वप्रथम मांग किसने करी थी मूल अधिकारों की, तो हमने देखा कि कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मांग की गई थी मूल अधिकारों। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज या विशेषता जिसको आप कह लो कि ये बोरो कहां से किए गए थे, हमने उधार कहां से लिया था मूल अधिकारों को, तो वो याद रखना यूएसए के संविधान से। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमने हमारा संविधान जब बनाया था तो बहुत सारे देशों के संविधानों की स्टडी करके बनाया था। ठीक है, लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। जिस देश के संविधान से हमको जो चीज अच्छी लगी हमारे अकॉर्डिंग वो चीज हमने वहां से ले ली। ठीक है, तो मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है, कहां से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे। फिर आगे हमने देखा था कि कौन कौन से अधिकार हमको प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा, तो हमने देखा था कि 6 प्रकार के अधिकार है। कौन कौन से? एक तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अलावा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी अधिकारों को लागू करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों में से 2 अधिकार हमने पढ़ लिए थे, और कौन कौन से थे वो 2 अधिकार? एक तो हमने देखा था समानता का अधिकार, और एक हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार। इन 2 अधिकारों की स्टडी हमने अच्छे से डिटेल में कर ली थी। आज जो अधिकार हम शुरू करने जाएंगे वो शुरू करने जाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि हमारा जो तीसरा अधिकार है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इधर हमने देखा समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक हमने पढ़ा था, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आगे हम पढ़ने जाएंगे अनुच्छेद 23 से लेकर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक ब्रीफ रिवीजन हो गया है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आज की क्लास का शुरू करते हैं हम कार्यक्रम, और वो रहेगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब समझो एक बार कि आप किसी भी आपके पास ये अधिकार है कि आप अपना शोषण नहीं होने दो किसी से भी। ठीक है, और ना ही किसी के पास ये अधिकार है कि वो आपका शोषण कर सके। तो सबसे पहली चीज तो अनुच्छेद 23 में कौन कौन सी चीजें आती है कि मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। अब ये एक शोषण के ही प्रकार है। ठीक है, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि मानवों की जो खरीद फरोख्ती होती है, ठीक है, जैसे कि महिला हो गई, बच्चे हो गए, पुरुष,
इनका व्यापार, ठीक है। पुरुषों के अवैध व्यापार पर रोक। ठीक है, पहले जैसे कि आप कुछ टाइम पहले जाओगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे अंग्रेजों के टाइम पे तो गुलाम हुआ करते थे। उससे पहले आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो वहां पे भी गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, तो गुलाम का मतलब ही क्या था। अब अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे अंग्रेजों के टाइम की तो वो लोग क्या करते थे, महिला बच्चे पुरुषों को एक स्लेवरी के रूप में, स्लेव्स के रूप में बेचा करते थे। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, साउथ अमेरिका में ले जाया जाता था, अफ्रीका से ले जाया जाता था लोगों को गुलाम बनाकर। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो इंसानों का, मनुष्यों का व्यापार होता था। उस व्यापार पर रोक किसके कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई गई है, अनुच्छेद 23 के तहत लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आती है आपकी देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, पहले के टाइम पे एक प्रथा बहुत प्रचलित थी हमारे यहाँ पे, देवदासी प्रथा। देवदासी का मतलब क्या है कि एक महिला अपना पूरा जीवन किसी भी मंदिर में देवी या देवता को समर्पित कर देती है और पूरा जीवन वहीं पे बिताती है। ठीक है, वहां उस देवदासी का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था लोगों के द्वारा, तो ये होती है देवदासी प्रथा। तो ये इसके अंदर ही सबसेट्स है इसके कि किस किस प्रकार के शोषण किए जाते हैं आपके अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जिन पे रोक लगाई गई है। ठीक है, चलो, देवदासी प्रथा के बाद आता है बलात् श्रम। बलात् श्रम में कौन कौन से प्रकार हो गए, जैसे कि बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बेगार, इन सब पे रोक लगाई गई है। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है कि जैसे पहले होता था कि आपने अगर किसी से धन उधार लिया है और आप नहीं चुका पाए हैं तो आपको वहां पर बंधुआ के रूप में रख लिया जाता था, आपके बच्चों को भी बंधुआ के रूप में रख लिया जाता था और फ्री में मजदूरी करवाई जाती थी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, बेगार प्रथा भी कुछ इसी प्रकार की है। पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा या उनसे संबंधित जो अधिकारी थे वो बेगार लिया करते थे सामान्य जनता से। बेगार का मतलब क्या है कि काम लिया जाता था विदाउट एनी पेमेंट। कि आप जनता है, आपका कर्तव्य है कि राजा और राजा से जुड़े लोगों की सेवा करना। ठीक है, जब भी वो दौरे के ऊपर आते थे किसी भी सोसाइटी में, तो वहां पर वो रुकते थे, तो उनको सोने के लिए, खाने के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी चीजें उपलब्ध करवाई जाती थी उसी को बेगार बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर की गई है किसमें, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। याद रखना, एक लाइन में अगर आप याद रखो तो मानव के दुर्व्यापार को और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, महिला बच्चों और पुरुषों के अवैध व्यापार पर रोक, अवैध के व्यापार पर ही रोक लगाई गई है। ठीक है, देवदासी प्रथा नाम की एक प्रथा थी, उस पर रोक लगाई गई है। बलात् श्रम जिसके प्रकार है बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा, इस टाइप की चीजें आप नहीं कर सकते क्योंकि ये किसका प्रकार है, शोषण का प्रकार है, इससे मानव का शोषण होता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 कवर हो चुका है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, ठीक है, है तो ये भी शोषण से संबंधित, लेकिन वहां पर सभी लोगों की बात हो गई और यहाँ पर केवल बच्चों की बात हो गई है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए कारखानों आदि में नियोजन का निषेध या नियोजन पर रोक लगाई गई है। मतलब क्या है कि 14 वर्ष तक के बच्चे, आप 6 वर्ष की उम्र भी हटा सकते हो। ठीक है, ये एक लिखती है कि इसी टाइम तक बच्चा चलना फिरना या फिर काम करने के लायक बन जाता है, तो ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कारखानों आदि में नियोजन पर रोक लगाई गई है, यानी कि उनको काम नहीं देना है और ना ही काम करवाना है उनसे। कारखानों या कारखानों से संबंधित कोई भी हैजार्डस अगर कोई वर्क है तो उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, यानी कि जिसमें आपको खतरा महसूस होता है बच्चों के लिए, मशीनें होती है बहुत सारी। ठीक है, तो हैजार्डस वर्क पर लोग रोक
लगाई गई है बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? ओनली बच्चों के काम को रोकने से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 किससे संबंधित था? सभी मनुष्यों के शोषण से संबंधित था। ठीक है, तो ये आपका कवर हो चुका है। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट अगले अधिकार पर हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपके धर्म से संबंधित अधिकार है कि आपको अपने धर्म को मतलब अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। आप जिसको चाहो उस धर्म को अपना सकते हो। ठीक है, उसके अनुसार आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उस धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 में आपको क्या किया गया है? आपको एक अधिकार दिया गया है अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो क्या है? किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते, बाउंड नहीं कर सकते हो कि आपको ये धर्म नहीं अपनाना है। व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो उसी धर्म को अपनाएगा। आज आप हिंदू हो, आपका कल मन करता है कि मुझे इस्लाम पसंद है या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना है, तो आप हो सकते हो। ठीक है, पहली चीज कि आपको कोई भी धर्म अपनाने की आजादी। दूसरी चीज क्या है? कि उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। उस धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हो। जैसे कि आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपनी कलाई पे धागा बांधते हैं, लाल कलर का तिलक लगाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रिचुअल्स है जो वो करते हैं। ठीक है, तो आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो, पूजा पाठ, मंदिर जा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी है। आप अपने धर्म की तारीफें कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर, बट जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते। जबरन धर्मांतरण पर क्या है? रोक। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपसे कोई अपोजिट धर्म का है, मान लीजिए आप मुस्लिम है या फिर वो हिंदू है ना, तो उसके सामने आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो कि हाँ मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरे धर्म में ये सारी खूबियां हैं, मेरे धर्म में ये सारी विशेषताएं हैं। लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई कि तू भी धर्मांतरण कर ले अपना, तू भी धर्म में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, उसकी इच्छा होगी तो वो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया है? कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपना सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसके अनुसार आचरण कर सकते हो, उसके अनुसार प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, लेकिन किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवा सकते या फिर आप धर्मांतरण की सीख उसको नहीं दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 देखो, 25 से लेके 28 तक सब कुछ आपका धर्म से संबंधित है, तो आपको यही कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, अनुच्छेद 26 में आपसे क्या बोला गया है? कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मैनेजमेंट कर सकते हो आप अपने धर्म के अनुसार। अब प्रबंधन किस प्रकार का होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर में जगराते का आयोजन किया जाता है, मंदिर बनवाए जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो मस्जिद बनवा रहा है। ठीक है, वो अपने अनुसार अपने कार्यों का आयोजन करवा रहा है, तो इसकी छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। आपका जो धर्म है आप उनके अनुसार आप जगराते का आयोजन करवाओ, आप भंडारा लगवाओ या फिर आप मंदिर बनवाओ, ये सभी कार्यों का प्रबंधन करने की आपको छूट है। ठीक है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद,
आदि बनवाना, ठीक है, जगराता या भंडारे का आयोजन करवाना। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित है, आपके धार्मिक कार्यों से संबंधित है, और आप अपने धर्म के अनुसार इन कार्यों का आयोजन करवा सकते हो। इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 27, ठीक है। अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया है, 27 और 28 एक बार आप अच्छे से समझ लो, 27 और 28 में क्या है। अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है। आपकी इच्छा है, आपको स्वतंत्रता है, अगर आप किसी भी धर्म के लिए चंदा देते, जैसे अपनी लैंग्वेज में आप चंदा बोलते हो, कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए आप चंदा एकत्रित करते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन एक टैक्स के रूप में आपसे नहीं लिया जा सकता, जबरदस्ती आप पर नहीं थोपा जा सकता, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया है कि किसी विशेष धर्म की, विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाना या कर लगाने पर रोक, ठीक है। आप अपनी इच्छा से चंदा दे सकते हो, या उस धर्म के लिए आप कुछ दान दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, लेकिन आप पर कर नहीं लगाया जा सकता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और जो भी आप चंदा एकत्रित करते हो वो भी आपका टैक्स फ्री होगा, उस पर भी सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 27 के तहत कर से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। आप किसी भी विशेष धर्म के लिए आपसे कुछ लिया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आप देखो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, ठीक है। 28 में क्या बोला गया है कि राज्य द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थान है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कि अगर कोई सरकारी विद्यालय है या फिर सरकार की सहायता से कोई शिक्षण संस्थान बनाया गया है, तो वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, ठीक है, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है ना, वहां पर आप दे सकते हो, ठीक है, वहां पर आपको छूट है, वहां पर आपको स्वतंत्रता है। लेकिन ये 27 और 28 थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा जोर देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, वो क्या है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाने पर रोक है, ठीक है, लेकिन आपको देने के लिए छूट है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, वो आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। वही अनुच्छेद 28 में क्या पॉजिटिव है कि शिक्षण संस्थानों में जो राज्य द्वारा पोषित है, या तो राज्य के संपूर्ण राज्य के अंडर में है, या फिर राज्य के द्वारा कोई सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बाकी सभी में आप दे सकते हो। जैसे कि बहुत सारे आपने कॉन्वेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो स्कूल बनाते हैं, तो वहां पर वो अपने विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान करवाते हैं, ठीक है। मदरसा आप ले सकते हो, मदरसा में स्पेशली इस्लाम धर्म की शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, ओके। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो हमने क्या देखा है, हमने 2 अधिकार देखे हैं अभी तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा है अनुच्छेद 23 में, जो बाकी सभी इंसानों के शोषण की बात करता है, जैसे कि मानव का दुर्व्यापार हो गया या फिर आपके बलात् श्रम हो गया, ठीक है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 में स्पेशली बच्चों से रिलेटेड कानून है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कोई भी कारखाने में या फिर जो खतरनाक काम होते हैं, मशीनों वाले काम होते हैं, जहां पर उनको चोट लगने का खतरा होता है या जान जाने का खतरा होता है, वहां पर उनको काम नहीं करवाना है, ये एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर हमने देखा 25 से लेकर 28। 25 में हमने देखा कि अंत्यकरण की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके अनुसार आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, और उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन आप जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करवा सकते, धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं बात करें 26 की, तो आप अपने धर्म से रिलेटेड कार्यों का प्रबंधन करवा सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, मस्जिद बनवा सकते हो, आप किसी जगराते का आयोजन करवा सकते हो, भंडारा लगवा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट किसी और के धर्म का वायलेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। 27 में क्या है कि विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको आपके ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। 28 में क्या है कि जो भी राज्य की सहायता से शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं या फिर राज्यों के द्वारा शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है, विशेष किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ओके, ये था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखो, 28 तक हो गया। अब अपन आते हैं अगले वाले अधिकार पर, जो कि है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 28 तक हमने देख लिया था। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में आता है। और इनडायरेक्टली आप बात कर सकते हो कि ये जो दो अधिकार है आपके, अनुच्छेद 30 और 29 और 30, ठीक है, ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए बने हैं। भाषाई आधार पर या सामाजिक आधार पर जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जो संख्या में कम है ना। लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि भारत में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी किसको बोला गया है। हमारे भारत में इंडियन लेवल पर देखो, स्टेट के सबके अलग अलग अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको याद रखना है इंडिया के। इंडिया में 6 कम्युनिटी है जिनको अल्पसंख्यक बोला गया है। कौन कौन है? पहली देखो मुस्लिम है, जिनको अल्पसंख्यक में रखा गया है। दूसरे नंबर पे पारसी हैं, तीसरे नंबर पे सिख हैं, चौथे नंबर पे ईसाई है, ठीक है, पांचवें नंबर पे बुद्धिस्ट है, बौद्ध जो लोग होते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और छठे नंबर पे जैन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लास्ट में किस धर्म को माइनॉरिटी में ऐड किया गया था, तो आपको याद रखना है जैन को, ठीक है, 2014 में किया गया था। अब ये जो अधिकार है आपके 29 और 30, ये सब इन्हीं अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों की भाषा, शिक्षा नहीं सॉरी, भाषा व संस्कृति की रक्षा करना। भाषा व संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, यानी कि ये सुरक्षा प्रदान करता है अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति को, ठीक है। कोई भी इनमें जाके इंटरफेयर नहीं कर सकता या फिर इनका वायलेशन नहीं कर सकता। भाषा व संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है अल्पसंख्यकों, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, 29 के अंतर्गत सॉरी। अब आता है अगला अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि इनकी भाषा व संस्कृति को बचाने के लिए जो अल्पसंख्यक है वो अपने खुद के शिक्षण संस्थानों का की स्थापना कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, जहां पर ये अपने खुद के लोगों को ही अलाउ करेंगे और इनके खुद के लोग ही वहां का स्टाफ रहेंगे। इनको इतनी छूट प्रदान की गई है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप लिखो कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व भाषा की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बनाने की स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता,
जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्या लोगे, जैसे कि मदरसा, ठीक है, ईसाई लोग बनाते हैं कॉन्वेंट्स। मदरसा में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है, लेकिन किनको, ओनली मुस्लिम, ठीक है। तो मुस्लिम्स क्या है, हमारे देश में माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी को छूट प्रदान है कि वो अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने खुद के शिक्षण संस्थान बना सकती है। उन्हीं में से एक आपका मदरसा है, जहां पर उनकी खुद की भाषा व संस्कृति ही उन्हें दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये था आपका 29 और 30, ज्यादा कुछ इसमें खास आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, पहली चीज की अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है। 29 में क्या बोला गया है कि उनको अपनी भाषा व संस्कृति को बचाने का अधिकार है, और 30 में क्या बोला गया है कि भाषा व संस्कृति को बचाने के लिए वो अपने खुद के शिक्षण संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अब देखो आगे जो आता है अनुच्छेद 31 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 31 को हम देख चुके हैं, एक बार हटाया जा चुका है, कौन से, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और आज के टाइम पे कहां पर है ये, अनुच्छेद 300A में है, जिसको हम बोलते हैं कानूनी अधिकार, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, अभी बात करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो लास्ट आपका अनुच्छेद 32 रह जाता है, जो कि है संवैधानिक अधिकारों का, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 में ये अधिकार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऊपर आपने मूल अधिकार पढ़े हैं उन सबको लागू करवाने का काम कौन करता है, अनुच्छेद 32 करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपके अधिकारों का शोषण करूंगा, ठीक है, आप बोलोगे नहीं कर सकते, लेकिन वो बोलेगा नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, तो आपके पास क्या है, अनुच्छेद 32 है, उसको बताना। अनुच्छेद 32 के तहत आप कहां जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की गारंटी है कि वो आपके मूल अधिकारों का शोषण नहीं होने देगा, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये गारंटी देता है, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 32 के बारे में क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका है कि B.R. अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। इसे संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोल क्यों कहा गया है, अभी अभी हमने देखा है, सोल इसलिए कहा गया है क्योंकि यही वो अधिकार है, यही वो अनुच्छेद है जो आपके बाकी के सभी मूल अधिकारों को लागू करवाने की पावर रखता है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, इस अनुच्छेद के तहत नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत आपके अधिकारों की रक्षा करता है, तो वो याद रखना अनुच्छेद 226, ठीक है। भारत में जब आप बात करोगे कि मूल अधिकारों के गारंटर कौन है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत की न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में भी आपकी दो आती हैं, पहला आपका सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत न्याय प्रदान करवाता है, और दूसरा हाई कोर्ट जो कि अनुच्छेद 226 के तहत आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोई भी अन्य कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करने की पावर नहीं रखता है, सिर्फ ये दो ही कोर्ट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा अनुच्छेद 32, हमने देखा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमें न्याय प्रदान करवाता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिट जारी की जाती है। रिट का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो आदेश,
या एक पत्र या फिर हाँ आदेश, एक डिसीजन जारी किया जाता है जहां पर अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाती है। अब वो रिट कौन कौन सी होती है वो हमको पढ़ना है, वो रिट इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, एक बार उनके हम नाम देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में उनको देखेंगे कि कब कब वो जारी की जाती है। चलो पहला देखो, पहला हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मैंडमस। तीसरे नंबर पे आता है प्रतिषेध, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। चौथे नंबर पे आता है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण जिसको हम बोलते हैं सर्शरी। और 5वें नंबर पे आता है आपका अधिकार पक्षा, अधिकार पक्षा जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, ठीक है। सर्शरी की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से है। पहला कौन सा हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। अब किन किन मामलों में कौन कौन सी रिट जारी की जाती है वो हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली रिट कौन सी पढ़ेंगे? पहले नंबर पे हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। देखो ये कब जारी की जाती है? जारी कौन करेगी? न्यायपालिका ही करेगी और कोई नहीं करेगा, ठीक है, न्यायपालिका जारी करेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण में एक वर्ड दिख रहा है बंदी, ठीक है, बंदी जिसको गिरफ्तार किया जाता है, तो बस ये उन्हीं लोगों के लिए होता है, ठीक है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या हाई कोर्ट क्या करता है? आदेश देता है किसको? पुलिस को। गिरफ्तार किया गया पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ठीक है। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट उसको बरी रखना चाहता है तो वो बरी कर सकता है, अगर वो उसको हिरासत में रखना चाहता है तो वो हिरासत में रख सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी कोर्ट, ठीक है। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत करो, लेकिन कैसे? सशरीर। कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो में उसका या ऑडियो में नहीं होना चाहिए गवाही, सशरीर प्रस्तुत करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर। स्पेशली किसके लिए होता है? विशेष रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित, अधिकारों से संबंधित, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब किसी बंदी के या फिर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा? वो रिट जारी करेगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम आते हैं
परमादेश, ठीक है। परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडेमस। अच्छा, ये किन लोगों के लिए जारी की जाती है? ऐसे सरकारी अधिकारी जो फिलहाल में अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई रोड है, रोड खुदी हुई है, आपने उसकी बहुत बार कंप्लेंट की कि हमारी रोड खुदी हुई है और उससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। इस चीज को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत आपको अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। तो आप इसको लेकर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा? परमादेश रिट जारी करेगा, ठीक है। क्या? सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए कि आप अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हो, या तो कीजिए या फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। सरकारी अधिकारियों को कर्तव्यों का पालन ठीक से करने के लिए आदेश दिया जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से संबंधित। परमादेश जो सामान्य जनता है उनसे संबंधित ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली सरकारी अधिकारियों को टारगेट किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, आप ठीक से कीजिए, ठीक है। तो ये परमादेश का हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 3rd नंबर पे प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध में क्या होता है? मान लीजिए एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? कि ये हायर कोर्ट है, ठीक है। हायर कोर्ट यानी कि ऊंचे लेवल पे जो कोर्ट स्थित होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट के भी नीचे एक कोर्ट होता है जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो अधिकार क्षेत्र किसके में आता है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उसकी सुनवाई कौन करने लग गया है? हाई कोर्ट करने लग गया है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, कौन सी? प्रतिषेध। क्या कहेगा? कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये चीज, तो आप उसकी सुनवाई को रोक दीजिए। क्या करेगा? रोक लगाने के लिए करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आप क्या लिखोगे? उच्च स्तरीय न्यायालय द्वारा निम्न स्तरीय न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकना। कार्य करने से रोकना, ठीक है। अब ये काम कोई भी कर सकता है, जैसे कि उच्च स्तरीय न्यायालय हमारे पास 2 ही है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, ठीक है। बाकी के सारे निम्न स्तरीय अधीनस्थ न्यायालय है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र का हनन हाई कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी क्षेत्र का हनन करता है तो हाई कोर्ट भी ये जारी कर सकता है, ठीक है। रिट कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। चलिए, ये हो गई कि ये तो सुनवाई पे रोक लगाता है, ठीक है। ये किस पे रोक लगाता है? सुनवाई पे लगाता है। लेकिन अगला जो हम पढ़ेंगे, उत्प्रेषण, ठीक है। कौन सा है? उत्प्रेषण, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी उत्प्रेषण, ये भी इसी से संबंधित है। इसमें भी क्या होगा? उच्च स्तरीय न्यायालय निम्न स्तरीय न्यायालयों पर रोक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ तो केवल सुनवाई कर रहा था, लेकिन मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई भी करी है और आदेश भी दे दिया है, ठीक है। तो उस अब आदेश को रोका जाएगा, ठीक है। उस आदेश पर रोक लगाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा निम्न स्तरीय न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई सुनवाई तथा दिए गए आदेश पर रोक लगाना, ठीक है। यहाँ पर सुनवाई शुरू करने के साथ ही रोक लगा दी जाती है प्रतिषेध में, लेकिन उत्प्रेषण में मान लीजिए उच्च स्तरीय न्यायालय को पता नहीं चला, ठीक है, सुनवाई भी हो गई, उसके बाद आदेश भी दे दिया गया, तो उस आदेश को रोक लगाने के लिए अब उत्प्रेषण की जरूरत पड़ी, ठीक है। लास्ट आपका बच जाता है 5वें नंबर पे, जो कि है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा को बोलते हैं को वारंटो, को वारंटो, ठीक है। को वारंटो, इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग ऐसा कोई सरकारी पद है जिसके ऊपर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उसके लायक नहीं है, ठीक है, यानी कि उसने अच्छे से एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है वो क्रॉस नहीं किया है अच्छे से, ठीक है, उनको पार नहीं किया है, तो उसको रोकने के लिए मान लीजिए जैसे कि आज के टाइम पे भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे सरकारी पद ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं जो उसके लिए चाहिए, ठीक है, या दस्तावेज नहीं है, जाली दस्तावेज बनवा के और उसके बाद वो उस पद पे बैठा है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पता लगता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सी रिट जारी करेंगे? अधिकार प्रच्छा, ठीक है। अधिकार प्रच्छा के तहत वो उसको नोटिस भेजेंगे, कहेंगे कि आपको ये पद अब छोड़ना होगा, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे? सरकारी पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति के लिए यह रिट जारी की जाती है, जारी की जाती है जो उस पद के योग्य नहीं, जो उस पद के योग्य नहीं, ठीक है। ये वाली चीज है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जाली दस्तावेज, माध्यम से लिया गया सरकारी पद, ठीक है। ये 5 रिट है, इन 5 रिटों में सारी चीजें शामिल हो जाती है। पहली आपकी कौन सी थी याद रखना, इन रिटों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है सबको। पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी है, कैदी है, जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके लिए ये रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलता है कि जिनको भी आपने गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर उसको प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में, ठीक है। बाकी की कार्यवाही आगे न्यायालय में ही होगी। फिर परमादेश आता है। परमादेश सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य याद दिलाने के लिए रिट जारी की जाती है, ये वाली। नेक्स्ट आपका प्रतिषेध आता है, प्रोहिबिशन। ये उच्च स्तरीय न्यायालय निम्न स्तरीय न्यायालयों को रोकते हैं क्या चीज करने से? अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने से, ओके। उत्प्रेषण, अगर मान लीजिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निम्न स्तरीय कोर्ट ने या न्यायालय ने
सुनवाई भी कर दी है और वो सुनवाई करके अपने अकॉर्डिंग डिसीजन भी दे दिया है, ठीक है। तो उस डिसीजन को रोकने के लिए उत्प्रेषण यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिषेध उत्प्रेषण एक ही जैसे है। नेक्स्ट देखो, आपका लास्ट अधिकार परीक्षा को वारंटो। को वारंटो में क्या किया जाता है, ऐसा कोई सरकारी पद जिस पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो भी उसके योग्य नहीं है, जैसे कि दस्तावेज, जो कि जाली दस्तावेज से अगर किसी ने अपना पद पाया है तो उसको वो पद छोड़ने के लिए या छुड़वाने के लिए आपकी अधिकार परीक्षा नाम की रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो रिट जारी कौन करता है, न्यायपालिका करती है। कौन कौन सी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दो प्रकार की, ठीक है। अब हमने बात की थी कि आपके मूल अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें से हमने 32 तक कर लिए हैं, ठीक है। 32 तक ही आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी 33, 34, 35 तो देखो हटा दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान से संबंधित था 35, तो ये आज के टाइम पे अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। तो 35 नाम का अनुच्छेद है। जो आपका 33, 34 है, 33 में क्या चीजें आती है कि जो सेना, अर्धसैनिक बल होते हैं, आपकी आर्म्ड फोर्स होती है, उनके अधिकारों पर कुछ विशेष परिस्थितियों में रोक लगाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको राइट, फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, आप अपने मन के जो भाव है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी के सामने। अगर ये वाला अधिकार पूर्ण रूप से अर्धसैनिक बलों को या हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, सेनाओं को दे दिया जाए तो क्या होगा, अगर वो उन्होंने मीडिया के सामने कोई भी ऐसी चीज जैसे कि इंडिया से संबंधित या अपने देश की खुफिया बात अगर शेयर की, तो वो उस अधिकार को लेकर क्लेम नहीं कर सकती कि ये मेरा अधिकार था, इसलिए उन पर रोक लगाई जाती है कि आप अपनी जो गुप्त सूचनाएं हैं उनको गुप्त ही रख सको, ठीक है। तो अर्धसैनिक बलों के लिए, सेनाओं के लिए ये आपके 33 और 32 और 33, 33 और 34, ये दो अधिकार आपको दिए गए, ठीक है। 32 में आपका संवैधानिक अधिकारों का उपचार, 33 में अर्धसैनिक बलों के लिए है जो आपकी आर्म्ड फोर्स है, और 34 में आपके मार्शल लॉ से संबंधित है कि मार्शल लॉ अगर कहीं पर लगाया जाता है तो वहां पर उन अधिकारों का आपका हनन किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कोई आपातकालीन स्थिति होती है, देश में आपातकाल लगता है, तो आपके सभी मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन केवल दो अधिकार हैं आपके, 20 और 21, ठीक है। आपको जीवन जीने का अधिकार हर हाल में प्राप्त रहेगा, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, चाहे आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी लग जाए, ठीक है। वही अनुच्छेद 20 भी आपको हमेशा प्राप्त रहता है। तो ये दो अधिकार आप याद रखना, 20 और 21 पर रोक नहीं लगाई जा सकती कोई भी कंडीशन में। बाकी आपके सभी मूल अधिकारों पर कुछ विशेष कंडीशंस में रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये थे आपके मूल अधिकार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ओके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।